नमस्कार छात्रों, आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं। रीतिकाल से संबंधित दूसरे वीडियो को लेकर मैं आया हूं आपके बीच। और आज मैं बात करना चाहूँगा कि रीतिकाल के नामकरण की क्या समस्या है और इसके काल क्रम को लेकर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। असल में प्रश्न पूछा जाता है और छात्रों ने भी कई बार ये पूछा है कि संवत और ईस्वी को लेकर क्या इशू है। तो जो भी जैसे हम कहते हैं कि रीतिकाल की शुरुआत 1700 संवत में होती है, तो हम इसमें यही कहेंगे 1700 संवत में आप 57 वर्ष घटाइए तो ईस्वी वही होता है, यानी 1643 ईस्वी में ये इसकी शुरुआत होती है। और फिर उसी क्रम में जब हम कहते हैं कि 1900 संवत में रीतिकाल का अवसान होता है, अवसान का समय होता है, तो उसमें फिर 57 वर्ष आप घटा के देखेंगे तो वो ईस्वी में फिर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे तो 1843 ईस्वी वैसे पड़ता है। तो हालांकि कोई भी काल का एक निश्चित साल नहीं होता है, खास करके साहित्यिक कालक्रम को हम अगर देखें तो उसमें एक निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई जगह ये कहा है कि पूर्णतः कोई भी काल पूरी तरह या उसकी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसकी प्रवृत्ति आगे के भी कई अन्य कालों में भी उसकी अंतःसलीला वर्तमान विद्यमान रहती है। तो इसीलिए हम उसको निश्चित रूप से अंत नहीं कर सकते। हाँ, प्रचुरता की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ये काल विशेष मुख्य रहा है, प्रमुख रहा है। उसी आधार पर उन्होंने नामकरण किया था। आचार्य शुक्ल जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे होते हैं तो उन्होंने रीतिकाल को लेकर के उसमें कई नामों का जिक्र खुद भी किया है। जैसे उन्होंने एक नाम दिया है अपने तरफ से, श्रृंगार काल, उसमें रखा है कि कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल भी कह सकता है, मगर उन्होंने रीति शब्द को प्रमुखता दी। तो इसी शब्द को, जो श्रृंगार शब्द को पकड़ा आगे के इतिहासकारों ने, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद प्रमुख हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपनी किताब हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में लिखते हैं कि इस काल विशेष को हमें श्रृंगार काल कहना चाहिए। तो असल में ऐसा लिखते हुए उन्होंने इसी शुक्ल जी की बातों को ही आगे बढ़ाया और उसी आधार पर उस समय का विश्लेषण किया था। तो मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक विद्यार्थी होने के नाते हमें डिस्कस तो करनी चाहिए। हम इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहेंगे कि उस विश्लेषण को हम उस तरह से रखें जिस तरह से कि एक विद्यार्थी कर सकता है, उसका विवेचन कर सकता है, ताकि वह अपने मन का, अपने थॉट्स का परिचय लोगों को दे सके। और हमारे जो परीक्षक होते हैं वो हमसे यही चाहते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम 10 तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, मगर हम क्या कहना चाहते हैं ये बात हमारे परीक्षक हमसे जानना चाहते हैं परीक्षाओं के माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से हमें जानना चाहिए कि इस नामकरण की समस्या पर लोगों की राय क्या है, हमारी राय क्या है। अपने इसी तथ्य को सूत्रबद्ध रूप से अगर हम रखेंगे तो चीज़ें स्पष्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो जब रीतिकाल की समय सीमा को शुक्ल जी निश्चित कर रहे होते हैं तो उस समय आगे के इतिहासकार हम देखते हैं कई जगह पे लिखा रहता है कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के बारे में जब हम विश्लेषण करें तो सबसे पहला नाम तो आचार्य शुक्ल ने दिया था, रीतिकाल। रीतिकाल पर हम लोग बात कल भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी किए हैं। तो उसके अन्य नाम जो और भी हैं उस पर आज हम बात करते हैं। एक नाम श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। असल में इस नाम को नहीं मानने के पीछे एक तर्क हम ये दे सकते हैं कि इस समय बहुत सारे आचार्य ऐसे थे जो लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे। वे आचार्यत्व का प्रदर्शन कर रहे थे, आचार्यत्व की वो परिपाटी गढ़ रहे थे जो संस्कृत काव्य शास्त्र से आ रही थी। तो जिसमें उन्होंने श्रृंगार को कई बार हे दृष्टि से भी देखा है। मैं एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ, भिखारी दास की है पंक्ति। कहते हैं, आगे के कवि रीझिए तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई को बहानो, सुमिरन को बहानो है। तो मतलब
फिर एक चिंतामणि है। चिंतामणि भी नगेंद्र के इतिहास में मतीराम की पंक्ति है। चिंतामणि नहीं, मतीराम की पंक्ति है। नृपति नयन कमलनि वृथा, चित पावन वासर जाहि, हृदय कमल में हेरि लें, कमल मुखी कमलाहि। कहने का मतलब है कि रीत काल की जो श्रृंगारिकता है उससे कई लोगों ने इत्तेफाक नहीं रखा है, तो इसीलिए हम इसे पूर्ण रूप से श्रृंगार काल कहने के पक्ष में नहीं है। हालांकि नाम है तो हम अपना विश्लेषण जरूर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस काल को हम यदि उत्तर मध्यकाल ही कहें तो बेहतर है, और यदि उत्तर मध्यकाल का कोई नाम देना चाहें तो उसमें हम इसे रीतिकाल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये रीति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों की परंपरा आ जाती है, तो ये कॉमन नाम हो जाता है, इसलिए ये नाम ज़्यादा सार्थक है। दूसरा अगला नाम है कि एक मिस्र बंधुओं ने कहा था अलंकृत काल इसे। तो अलंकृत काल के पीछे यह है कि अलंकार के प्रति उन कवियों का ज़्यादा आग्रह है, तो इसके कारण मिस्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहने की कोशिश की है। मगर हम एक विद्यार्थी होने के नाते हम जब बात करेंगे कि विश्लेषण की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि केवल अलंकार की चीज़ें, अलंकार के प्रति आग्रह नहीं है इस काल में, क्योंकि हम देखते हैं कि नायिका भेद का भी वर्णन है इसमें, नायिका भेद पर भी काम है। फिर लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता है, भक्ति है, नीति के दोहे हैं, तो इसमें हम अलंकृत काल इसे नहीं कह सकते हैं। तो इन तर्कों से आप इसे नकार सकते हैं। और एक अंतिम काल के बारे में इसमें बात होती है, कहते हैं कि ये कला काल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये कला काल के रूप में हम इसे कह सकते हैं। तो कला काल के पीछे मतलब मंशा ये रही होगी कि शायद व्यक्ति के पीछे, कला पक्ष के पीछे लोगों का आग्रह ज़्यादा है इस काल के ज़्यादातर कवियों में, इसीलिए इसे कला काल कहना ज़्यादा उचित है। मगर आप गौर करेंगे एक रिसर्चर के तौर पर, आप देखिए कि यदि हम केवल कला काल कहते हैं तो कविता के दो पक्ष हैं, एक भाव पक्ष है और एक कला पक्ष है। तो भाव पक्ष को हम गौण नहीं कर सकते हैं कविता में। कला पक्ष कहने के कला काल कहने के पीछे भाव पक्ष गौण हो जाता है, और उसमें यदि हम उन रीति मुक्त कवियों की बात करें जैसे घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, तो ये सब कवि उससे बेदखल एक तरह से हो जाते हैं यदि हम केवल कला काल कहें तो। भले ही इनमें सूफियाना भाव है, प्रेमासक्त इनका मन है, इनकी रचनाओं में हमें प्रेम का एक वो ऐसा भाव नज़र आता है जो वास्तव में एकदम प्रगाढ़ है। प्रेम के पीर कहते हैं हम घनानंद को। तो जब हम किसी काल को कला काल कहेंगे तो क्या ऐसे कवियों के साथ न्याय हो पाएगा? शायद नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम इस काल को कला काल भी नहीं कह सकते हैं। ये आप तर्क दे सकते हैं इसमें। और कुल रूप में आप निष्कर्ष के तौर पे अगर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि अपनी बात जब कहनी हो तो ज़रूर आप वहाँ पर, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही प्रमोट करें, आप अपनी बात भी कह सकते हैं। जब हम आज के रिसर्च को पढ़ते हैं तो उसमें एक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, वे तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भी काल विभाजन है या फिर उसमें जितने भी साहित्य को चुनकर उसको नाम देने की जो परंपरा विकसित हुई है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का साहित्य है, आसपास के जिलों का साहित्य है, मध्य देश का साहित्य। बस उसमें कई राज्य जो अभी राज्य की स्थिति में कह रहे हैं जिसे, उनका साहित्य उपेक्षित हो जाता है। उस समय तो राज्य था नहीं, राज्य के रूप में कोई नोटिस नहीं था उस तरह का, मगर उस समय केवल जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उनके मुताबिक, राजेंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक, कि वही एक उसे ही आसपास उसे ही ज़्यादा नोटिस किया गया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा एक छात्र होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते, कि जब हम कहते हैं किसी
उत्तर मध्य काल को कि ये कला काल है या ये श्रृंगार काल है या ये एक अलंकृत काल है या रीति काल है, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर के उन रचनाओं के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं जो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो लिखा पढ़ा जा रहा था। हम बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को इग्नोर कर देते हैं और ये नाम हम दे देते हैं। तो उस समय रिसर्च के भी स्तर को उतना अच्छा ये नहीं मिला था। जो उनके सामने, जो शुक्ल जी के सामने जो साहित्य तब तक आया था सामने, तो उसमें वो सभी साहित्य नहीं थे जिसमें जैसे अब मगही, भोजपुरी या फिर राजस्थानी में तो हम कह सकते हैं कि राजस्थानी के चीज़ों को शुक्ल जी ने लिया था, मगर जैसे बिहारी भाषाओं को उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उसे देखते हुए उन्होंने तब वो नाम दिया था। मगर आज जितने हमारे पास दस्तावेज, पांडुलिपि आदि मौजूद हैं, उस आधार पे नया नाम भी हो सकता है। इसके लिए हमें विकल्पों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आमतौर पे अभी तक के पठन पाठन के दौर में हम रीत काल को अधिक तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि एक रीति शब्द एक कॉमन शब्द है जिससे काव्यांग निरूपण की ओर इशारा जाता है। इसमें ध्वनि, रस, अलंकार, इन सब पे हम इसके सहारे हम उन सारे अंशों को छू सकते हैं। इसीलिए ये नाम हम इसे समर्थन देना चाहेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आज भर इतना ही। अगर कोई इसमें समस्या होगी तो आप ज़रूर कमेंट करें, और जब भी लगे कि ये मटेरियल, मेरा काम किसी और के लिए भी कारगर हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर बताएं और साझा करें वीडियो। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।